हाँ जी, रेंज में हमने दो टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लिए थे। एक तो वही सिंगल वेरिएबल की जगह उसकी रेंज पुट करते हैं एट अ सिंगल प्लेस, मेथड 1। मेथड 2 कंपोजिट में देख लिया था ना। अब एक तीसरा टाइप है, वो भी कुछ एक तरह से मेथड कह लो, या तो उसको थर्ड मेथड कहना तो, या 2 का ही पार्ट बी कह लो। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज ये भी एक तरह से कंपोजिट की तरह डील करना पड़ता है कि अंदर वाली रेंज कहाँ से कहाँ तक है डोमेन, उसके अंदर रेंज कहाँ से कहाँ तक है। हाँ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है, लेकिन अगर उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो थोड़ी हमेशा -1 से 1 होती है। तब तो आपको ग्राफ से देखना पड़ेगा ना कि उसका इनपुट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जब डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपन। हाँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ओके सर। तो एक तरह से उसी टाइप का प्रॉब्लम है, तो मेथड 3 लिखना है तो लिख लो, या 2 का बी लिख लो, जो आपको अच्छा लगे ना। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का रेंज पूछा है, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी है। ठीक है, तो अब तक हम ये क्वेश्चन कैसे करते थे, जब साइड में ये नहीं लिखा होता था। जब तक ये नहीं लिखा होता था हम इसका डोमेन R मानते थे, पॉलिनोमियल का डोमेन R होता है। तो हम क्या करते थे, मेथड 1 आपको याद हो, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9/4। तो हम इसको लिखते थे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9/4, मतलब 20 माइनस 9 11/4। फिर हम बोलते थे ये तो 0 या 0 से बड़ा है, उसमें 11/4 जोड़ देंगे तो पूरी रेंज आ जाएगी आपकी 11/4 से लेके इन्फिनिटी। ऐसे ही करते थे भाई। अगर ये ना लिखा हो तो इसकी रेंज ऐसी निकालते थे या नहीं निकालते थे? यस सर। यस सर। या कुछ लोगों ने याद कर रखा होता है कि जैसे ही देखा इसका ए क्या है, पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट, ए अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो ये जो मिनिमम वैल्यू होती है, ये सबको पता है क्या होती है, -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगी, तो रेंज डायरेक्ट ही बोल देंगे हम -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ऐसे ही करते थे हम अब तक रेंज निकालने वाला काम। लेकिन अब हम ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ जी, बोलो। कुछ भी सर, वो तो यस कर लो। ठीक है, तो अब लेकिन 1 से इन्फिनिटी लिखा है, तो अब हमें पता है कि जरूरी नहीं पूरा ग्राफ तो कवर होगा नहीं, हो सकता है इतना हिस्सा कवर हो सकता है इतना पोर्शन कवर हो, हमें क्या पता कितना पोर्शन कवर होगा। तो क्या आप डायरेक्ट ऐसे पूरी रेंज बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, है ना। तो आपको अब डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो पूरी रेंज तो नहीं होगी जो आनी चाहिए थी। हो सकता है आ भी जाए, हम ये नहीं कह सकते। क्यों? अगर मान लो ग्राफ इतना कवर हो गया तब तो रेंज यही आएगी, और अगर ग्राफ ऊपर से कवर हुआ तो ऊपर से आएगी। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको ग्राफिकली करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने आपको सिखा रखे हैं कि इसका जो वर्टेक्स होता है, ये पॉइंट होता है -b/2a, -d/4a। तो -b/2a, पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है सर। ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, मतलब ग्राफ ऊपर ही ऊपर है। और इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो होगी x बराबर -b/2a। तो -3/2 इधर आएगा पॉइंट, तो यहां लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक है ऐसे। हाँ जी, ये 0 पे वैल्यू 5 है, सही है? यस सर।
अब आपने देखा आपका इनपुट कहां से कहां तक है, 1 से इंफिनिटी, तो 1 तो यहां होगा कहीं, तो 1 पे तो ग्राफ ये आएगा, यहां 1 रखा इसमें, तो वैल्यू क्या आई 5 + 3 + 8 9 आ गई। अब इसके आगे आगे का पोर्शन ही तो अलाउड है, बस ये वाला शेडेड ग्राफ, तो रेंज क्या आएगी 9 से लेके इन्फिनिटी आएगी। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड के केस में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसी में मेथड 2 में आपको पता है x कहां से कहां तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर x + 3/2 कहां से कहां तक हो जाएगा, 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर उसका स्क्वायर करोगे वो कहां से कहां तक हो जाएगा, 25/4 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर उसमें अगर 11 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 36/4 9 से लेके इन्फिनिटी तक। तो भी आप रेंज बता सकते थे, बट ये पूरी रेंज आप सीधा नहीं बता सकते, आपको देखना पड़ेगा, या तो आप ऐसे ही कर लो बेसिक से, या ग्राफ से देख लो कितना पोर्शन कवर हो रहा है, फिर वहां से आप देख लो उसकी रेंज क्या होगी। ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया। तो है तो बेसिकली ये भी कंपोजिट की तरह, बस कंपोजिशन नहीं दिख रहा क्योंकि उसमें तो एक्स के अंदर कुछ रख देते हैं जिसकी वजह से उसकी रेंज डिसाइड होती है। इसमें एक्स को ही रोक दिया आपने कि भाई यहां से लेके यहां तक है, अब बताओ रेंज क्या होगी। तो ये मैंने नोट भी लिखाया था, तो अलग से कोई मेथड नहीं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फिर भी लिखना है तो चलो मेथड 2B लिख लो, या किसी को 3 लिखना है तो एक दिमाग में रखने के लिए, हाँ भी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? हाँ जी बोले जल्दी से। हाँ ठीक है, छाप लो। ये तो मैंने वो बताया पहले कैसे करते थे, है ना, इसको नोट करने की ऐसा कोई नीड नहीं है। कितने लोग बोल देंगे मुंह फाड़ के इसकी रेंज -√2 से √2 है? हाँ जी, लगता है कि आपको इसकी रेंज -a सर a sin x + b cos x, तो -√a² + b² से लेके √a² + b² तक पूरी रेंज होती है। हाँ जी, बोला तो करो यार कम से कम। yes. सही है, यही होगी, वही तो पूछ रहा हूँ। क्या x belongs to r होगा तब नहीं, ऐसा नहीं है, r हो 0 से 2π हो जाएगा तो भी हो जाएगी। मतलब कम से कम इतना लेंथ उसको मिल जाए कि वो अपनी पूरी साइकिल कवर कर ले, मिनिमम से मैक्सिमम की वैल्यू कवर कर ले। क्योंकि आपको पता है इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक साइन या कोस का टर्म ही तो आएगा। तो साइन या कोस की पूरी रेंज कवर कब होती है, जब उसको कम से कम उसकी पीरियड की लेंथ 2π लेंथ मिल जाती है। yes. तो आपको मैंने याद हो इसीलिए परसों नोट में लिखाया था कि a sin x + b cos x की रेंज -√2 से √2 हमेशा नहीं होती है, जनरल तो होती ही है। अगर डोमेन को रोक दोगे और पूरा डोमेन उसका कवर नहीं कर पा रहा 2π लेंथ, तो फिर वो हमें ग्राफ से मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही अब आप इसको थोड़ा देखें, सीधा मुंह मत फाड़ दे। तो बेसिक इसके पीछे की कहानी वही है, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो, तो √a² + b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब इसको ये क्या बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो दिस इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स sin ऑफ x + π/4। ठीक है जी। अब आप बहुत इजीली रेंज देख सकते हो कि x कहां से कहां तक है, 0 से लेके π तक। तो x + π/4 कहां से कहां तक होगा, π/4 से लेके 5π/4 होगा। हाँ जी, यस सर। अब साइन का ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ।
ये साइन का ग्राफ है, उसमें आपको पता है कि उसका आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक जा रहा है, π/4 से 5π/4, तो π/4 तो ये रहा और 5π/4 ये रहा, तो यहां पे वैल्यू आएगी -1/√2 और यहां पे वैल्यू आएगी 1/√2। तो आपका कितना पोर्शन ग्राफ का कवर हो रहा है, आपका यहां से लेके यहां तक का पोर्शन कवर हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट साइन की रेंज क्या जाएगी, -1/√2 से 1 सर -1 से लेकर सर। अबे यार मैं साइन की पूछ रहा हूं, तुम इतने ज्ञानी। -1/√2 से 1 -1/√2 से 1, इसकी रेंज क्या हो जाएगी जब जब एक ये आर्ग्यूमेंट होगा, -1/√2 से लेके 1। अब उसके साथ √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा -1 से √2। तो इस क्वेश्चन में इसकी रेंज का आंसर क्या दोगे, -1 से √2। कोई दिक्कत? नो सर। तो इस तरह से चीजों को डील करते हैं। तो देखो 11th क्लास का बेसिक जो भी ट्रिगोन, उसकी रेंज, उसके ग्राफ, क्वाड्रेटिक उसकी रेंज, उसके ग्राफ, जो भी चीजें आ रही थी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको फंक्शन के थ्रू वो चीजें रिकॉल करवा पाए। अदरवाइज इन पर कोई बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, 11th का पार्ट है, पर चलो ठीक है, कुछ बच्चे नए हैं, कुछ उन्होंने कोचिंग नहीं ली होती है, तो कुछ का वीक होता है, तो कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं फंक्शन के क्वेश्चंस के थ्रू लेने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी थोड़े से एफर्ट देने पड़ते हैं अगर कोई आपकी चीज पुरानी कमजोर है, ताकि इन चीजों को आप कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कर लें, 12th में आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चले आगे। यस सर। ठीक, Method 3, when domain has distinct points, domain has discrete points। याद है मैंने नोट में लिखाया था कि जब डोमेन में कुछ एक पॉइंट ही होते हैं तो बस उन पॉइंट्स को सीधा रख दो और रेंज आ जाती है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। यस सर। बस तो फंक्शन है, सपोज मान लो √x-1 प्लस √1 - x, इसका डोमेन क्या है? सबसे पहले आपको डोमेन तो देखना ही पड़ेगा। ये थोड़ी, अब वो क्वेश्चन में तो रेंज ही पूछ रहा है, पर मैंने क्या बताया था, नजरे डोमेन पे रखो, पता चले कोई एलिमेंट हो ही ना या इक्का दुक्का ही हो, तुम फालतू में रेंज पे माथा मार रहे हो। तो यहां से देखो, आपको पता है x 1 से बड़ा होना पड़ेगा, इसको डिफाइन होना है तो x 1 से छोटा होना पड़ेगा। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बिलोंग्स टू सिंगल एलिमेंट 1 आ जाएगा। यस यस सर। अब एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, उसको रख दो, रेंज आ जाएगी। तो fx क्या आ जाएगा, f(1) 1 - 1 0 + 0, आंसर क्या आ गया 0। तो रेंज ऑफ fx सिंगल टर्म एलिमेंट सेट है, इसके अंदर सिर्फ 0 है। क्लियर है भाई? यस सर। दूसरा एग्जांपल ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, रूट के अंदर है ना, GIF, प्लस रूट के अंदर 2 - mod x प्लस 1/x²। इसकी रेंज बता दो। तो हमेशा मैंने एक चीज बताई है, कभी भी रेंज का क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली यू हैव टू लुक आउट फॉर डोमेन। देखना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है भाई, पता चले फंक्शन कहाँ डिफाइंड है कहाँ नहीं। और वैसे भी इतनी सारी चीजें हैं तो आप अलग अलग डोमेन तो निकालोगे, तभी उनका इंटरसेक्शन लेके पूरा डोमेन आएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा कि R में से 0 हटा दोगे। दूसरी कंडीशन यहां से लगेगी कि 2 - mod x जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से क्या पता चलेगा कि mod x जो है वो 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। हाँ जी, यस सर। ये सबको Yes, पता है कि अगर कोई नंबर -2 या उससे छोटा होगा तो उसका मोड 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा तो उसका भी मोड 2 से बड़ा होगा। तो मोड 2 से छोटा होना मतलब नंबर कहां से कहां तक हो जाए, -2 से 2 के बीच हो जाए।
इसका सॉल्यूशन ये आएगा। Yes, sir. इसके लिए थोड़ा सा मोड का पता होना चाहिए। मोड x ग्रेटर देन a का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस a। और ये कोई रटने वाली चीज नहीं, सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर है, देखो 0 से इधर जाओगे, जब 2 पे मोड 2 होगा, 2 के आगे जाओगे मोड 2 से बड़ा हो जाएगा। 0 के राइट इधर जाओगे ना लेफ्ट में, तो -1 पे मोड 1 होगा, -2 पे मोड 2 होगा, -2 के उधर जाओगे तो मोड 2 से बड़ा हो जाएगा। आपको मोड 2 या 2 से बराबर छोटा चाहिए तो नंबर -2 से 2 के बीच लाई करना चाहिए। दैट्स इट, है ना। यहां से ये आ गया, इधर से आ गया। तीसरी कंडीशन ये, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद हो कि दिस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, दो ही चीजें होता है, या तो 0 होता है जब x इंटीजर है, और या -1 होता है जब x इंटीजर नहीं है। याद है? Yes, sir. अब रूट के अंदर -1 तो नहीं आ सकता, इसका मतलब x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन ले लो, तो डोमेन के अंदर देखो क्या क्या आएगा। -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आ नहीं सकता, फिर 1 आएगा और 2 आएगा, क्योंकि -2 से 2 में ये 5 इंटीजर है, उसमें से 0 आ नहीं सकता, तो बस ये 4 इंटीजर ही डोमेन के अंदर आएंगे। Yes, sir. बस अब Yes. 4 डिस्क्रीट वैल्यू है, इनको पुट कर दो। तो अगर मैं इनमें से कुछ भी रखूं, ये वैल्यू तो आपकी 0 ही होनी है। हाँ जी, Yes, sir. तो Yes, f sir. -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1/4, और यही वैल्यू f(2) के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस रखने से स्क्वायर पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी f(-1) और f(1) की वैल्यू बराबर आएगी, वो आएगी 0 प्लस 1 प्लस 1, दो आंसर 2 आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, दो ही एलिमेंट रेंज के अंदर आए, y बिलोंग्स टू 1/4 and 2। दैट्स इट। सही है? Yes, sir. बस ठीक। मिटा दे। Yes, sir. हाँ जी, तो रेंज अपन पढ़ रहे हैं। रेंज के अंदर जैसे हमने मेथड 1 पढ़ लिया कि एक की वेरिएबल की जगह, एक ही जगह पे उसकी रेंज रख के प्लस माइनस वगैरह करके रेंज निकाल लेते हैं ना। सेकंड हमने पढ़ा कंपोजिट फंक्शंस की, पहले अंदर वाले की रेंज, फिर उसके अंदर बाहर वाले की रेंज, फिर उसके दायरे में बाहर वाले की रेंज, और फिर हमने उसी के अंदर वो देख लिए थे, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला पार्ट, कि अगर किसी के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दो तो भी कंपोजिट वाली बात ही है कि पूरे फंक्शन के अंदर जो इनपुट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके अंदर अंदर अब बाहर वाले की रेंज देखनी है। ठीक है। एंड उसके बाद हमने जब डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं डोमेन के अंदर, कुछ ही इक्का दुक्का फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें तो सिंपल है, सीधा सीधा वो वैल्यूज पुट कर दो और आपका आउटपुट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली हमने कहने को एक अपने दिमाग में सेट करने के लिए, या इतने प्रॉब्लम्स को थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने ये 3-4 जो भी कहने मेथड्स हमने बना दिए थे। बट देखा जाए तो ये बेसिकली एक ही मेथड था, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं था, मतलब बेसिक सिंपल कैलकुलेशन थी, कुछ नया नहीं था। जो बेसिक फंडे हैं रेंज के, ये एफ ऑफ जी में कैसे देखते हैं, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड में कैसे करते हैं, या बेसिक मैनिपुलेशन, जोड़ लिया, तोड़ लिया, घटा दिया, डिवाइड कर दिया, ये सब है ना। तो बेसिकली एज सच कोई हमने कोई नई चीज, मतलब मार्केट में अगर देखो तो ये कोई हमने कोई एक ही तरह की बात कर रहे थे, ठीक है। वो हमने अपनी तसल्ली के लिए चलो अलग अलग हमने थोड़ा डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करी कि इतने सारे प्रॉब्लम्स कवर भी हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग में पैटर्न सा सेट बैठ जाएगा। बेसिकली कोई नया मेथड नाम की तो हमने कोई चीज नहीं करी ना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसा करें तो ऐसा होगा, मतलब बेसिकली हमने ठीक है वो कैटेगराइज कर दिए, बट एक सिंपल मैनिपुलेशन के उस पे बिहाफ पे ही सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। नाउ एक नेक्स्ट, जिसके हमारे सीक्वेंस के हिसाब से तो मेथड 4 हो गया आई थिंक, है ना। बट देखा जाए तो अभी तक हमने एक ही मेथड पढ़ा है, ठीक। तो नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए हम कुछ चीजों को सब्स्टिट्यूट करते हैं।
जिससे नया जो फंक्शन बनता है सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम उसकी रेंज जानते हैं तो हमें पहले वाले की रेंज पता चल जाती है। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि जो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना फिर उसकी वजह से वो बाउंडेड हो जाता है। जैसे मतलब अब सारी चीजें ये लिखते हैं हम तो आपको समझ में आ जाएगा ना। नेक्स्ट मेथड इज मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें भी टाइप 1 प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं अभी, है ना। 2 टाइप की प्रॉब्लम है, टाइप इसको भी कैटेगराइज कर रहे हैं 2 पार्ट में। तो टाइप 1 में तो लिख लें क्या कि इफ इन गिवन फंक्शन होल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, whole function is expressed in terms of single variable function or can be converted into single variable function. Then we may substitute that function equals to t। ठीक है, स्टेप 1 है ना। क्वेश्चन लेंगे सब समझ में आ जाएगा, एक बार लिख लें। स्टेप 2 फाइंड रेंज ऑफ t। स्टेप 3 find range of obtained function in t in allowed range of t only। ठीक है, समझे क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 1, इसकी रेंज बतानी। अभी तक हालांकि हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी अपना काम चल रहा है, नो डाउट, बट मैं सब्स्टिट्यूशन से करें तो कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। तो किसी ने कहा पहले स्टेप का क्या मतलब है कि जो फंक्शन दिया है इन द गिवन फंक्शन होल फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल और कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल वेरिएबल। जैसे यहां पे साइन है तो पूरा फंक्शन साइन के टर्म्स में लिखा जा सकता है। यस सर। और कैन बी कन्वर्टेड का क्या मतलब है कि मान लो क्वेश्चन में यहां cos स्क्वायर दिया होता तो देखने में तो तुम्हें दो वेरिएबल लगते, लेकिन फिर भी आप उसको सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो ना। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के, तो पूरा फंक्शन आप t सिर्फ साइन में कन्वर्ट कर सकते थे। यस सर। तो पहले स्टेप का ये मतलब है कि पूरा फंक्शन में अगर कोई सारी चीजें सिंगल वेरिएबल टर्म के उसमें लिखी जा सकती हैं या दी हुई हैं तो उस सिंगल टर्म को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। तो मैंने कहा लेट sin x इक्वल्स टू t, तो मेरा फंक्शन नया t के टर्म्स में आ गया ft, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। लेकिन जैसे ही मैंने t माना मैंने तुरंत बाद स्टेप क्या लिखा है, फाइंड रेंज ऑफ t। स्टार लगा देना स्टेप पे, बच्चे यही गलती कर देते हैं, बस वो 1 के बाद सीधा 3 पे चले जाते हैं, 2 भूल जाते हैं। फाइंड रेंज ऑफ t मतलब जिस चीज को आपने t माना है उसको तुरंत उसके बगल में उसकी औकात लिखो, उसकी रेंज लिखो कि वो कहां से कहां तक जा सकती है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू r दे रखा है, ऑब्वियसली नहीं दिया तो ऑब्वियसली इसका डोमेन क्या है, r है। तो क्योंकि x बिलोंग्स टू r है तो sin x कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक होता है। इसलिए t कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। तुरंत आपने t की औकात मेंशन कर दी। अब मैंने क्या बोला, फाइंड रेंज ऑफ ऑब्टेन्ड फंक्शन इन t, जो t के टर्म्स में नया फंक्शन आया अब उसकी रेंज निकालो इन अलाउड रेंज ऑफ t। अलाउड रेंज क्या है t की, कि t सिर्फ -1 से 1 तक है। बात समझ में आ रही है आपको। अगर जो बच्चा इस स्टेप पे ध्यान नहीं देगा
तो वो ये नहीं ध्यान में देगा कि t माइनस 1 से 1 तक है, तो वो इस चीज को भूल जाएगा। और वो इस चीज को भूल जाएगा तो उसके लिए तो ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। फिर वो बोलेगा इसकी तो मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, -3 पे आएगी, और -3 पे इसकी वैल्यू 9 + 10 - 7 आएगी। ठीक है, फिर वो आंसर दे देगा 7 से इंफिनिटी। वो ये भूल जाएगा कि ये एक्चुअल फंक्शन पैराबोला थोड़ी है भाई, ये तो इसको कन्वर्ट किया गया है। तो आपके बगल में टी पे कंस्ट्रेंट भी तो आ रहे हैं, क्योंकि साइन की औकात थोड़ी है वो 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। तो इस टी के अंदर ये 2 हो सकता है, पर क्या साइन 2 हो सकता है क्या? इसलिए आप इसको कन्वर्ट करके इस कंस्ट्रेंट को भूल के इसको नया फंक्शन मान के रेंज मत निकालना। हमने क्या बोला, रेंज ऑफ ऑब्टेन्ड फंक्शन इन टी निकालना है इन अलाउड रेंज ऑफ टी ओनली। जो स्टेप 2 से आपने टी की औकात निकाली है उसके अंदर अंदर ही नए फंक्शन की रेंज देखनी है। तो ये अब कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं बन गया जो अभी मैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में करा के आया हूं कि भैया इसकी रेंज निकालनी है, बट टी कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है। हाँ जी, यस सर, बस तो ये Yes, sir. रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला क्वेश्चन बन गया। अब ये पैराबोला का ग्राफ बना लो खट से। बीच वाली लाइन क्या है, -b/2a। मैंने अभी इससे पहले जो वैल्यू लिखी थी वो शायद गलत लिख दी थी ना, तो कोई दिक्कत नहीं, भावनाओं पे जाओ, वैल्यू पे मत जाओ। ये वैल्यू आएगी -b/2a। ठीक है, ओके। नाउ -b/2a और इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों रूट ऐसे जाएंगे, y एक्सिस इधर से जाएगी, क्योंकि ये x बराबर -2 है तो x बराबर 0 पे वैल्यू बना है ये। अब -2 अब एक बात बताओ, ये इसका एक्चुअल ग्राफ है, ये -3/2 पे इसकी कोई वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो इसमें रख के आपको पता चल जाएगी। 9/4 माइनस 9/2 + 1 -9/2 -7/2 आएगी, -5/4 आएगी, समथिंग जो भी आएगी उसको छोड़ो। पॉइंट इज दैट कि क्या आपकी ये पूरी ग्राफ कवर हो रही है? आपका तो t -1 से 1 है ना, तो -1 तो यहां पे है साइड में, और 1 यहां पे है, यहां पे। तो इतने हिस्से में तो सिर्फ इतना ही ग्राफ कवर होगा, ये 1 तक। बोलो Yes, sir. तो बस मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, -1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 पे। 1 पे वैल्यू रखी 3 + 4 + 5, और मिनिमम वैल्यू यहां पे रखी -1 पे, तो 1 + 1 2 -3 -1। तो इसकी रेंज क्या आ गई, -1 से लेके 5 तक, ये इसकी रेंज आ गई। सही है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर, ठीक, चलो तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। नेक्स्ट, ये तो आपको पता है कि 3 की पावर x को t बोल सकता हूं, लेकिन जैसे इसको t बोला तो क्या 3 की पावर x हमेशा 0 से इन्फिनिटी और -∞ से इन्फिनिटी जा सकता है क्या? t की वैल्यू क्या होगी, ओपन 0 से इन्फिनिटी होगी। Yes, sir. तो बस तो y क्या बन गया, क्वेश्चन का लिखा समझ नहीं है क्या समझ में नहीं आया? सर, शुरू में क्या लिखा है, 2 की पावर x है या क्या है? अबे भाई 3 की पावर x है, उसको t मान लियो, क्या नहीं समझ में आया? सर उससे पहले सर ब्लर है सर, शुरू में क्या है क्वेश्चन के? 3 की पावर 2x है, -2 × 3 की पावर x है +2 है। ओके सर, 3 की पावर x t है, तो ये क्या बन गया, t² -2t +2, ये बन गया। यस सर, और t कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी। तो ये बन गया t - 1 का होल स्क्वायर +1, t बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो इसको तो वैसे ही देख लो, t कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी, तो t - 1 कहां से कहां तक, -1 से इन्फिनिटी,
t माइनस वन का स्क्वायर कहां से कहां तक, कोई चीज माइनस वन से इन्फिनिटी है तो उसका स्क्वायर होगा 0 से इन्फिनिटी, उसमें 1 जोड़ दिया तो 1 से इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज क्या आ गई 1 से लेके ओपन इन्फिनिटी। और किसी को ऐसे नहीं आ रहा, आप ग्राफ से करना चाहते हो आप ग्राफ से कर लो। मेथड 2 कि y बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 था, इसका ग्राफ बनाया, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगी माइनस बी बाई 2 है, टी बराबर 1 पे आएगी, ठीक है, और 1 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी 2 माइनस 2 1 ही आएगी, और 2 ऐसा ही है, ठीक है। डी इसका लेस देन 0 तो इसके रूट नहीं आएंगे, ऐसा पैराबोला बनेगा ये। अब आपका जो टी है वो कहां से कहां तक है 0 से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी की बात करोगे तो आपका ये इतना ग्राफ कवर हो जाएगा ये वाला भाई, यस तो ये रेंज आ गई आपकी कहां 1 से लेके इन्फिनिटी, तो रेंज क्या आ गई 1 से लेके इन्फिनिटी। यहां पे भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी भाई, अगर कोई चीज माइनस 1 से इन्फिनिटी है तो उसका स्क्वायर क्लोज 0 से इन्फिनिटी आएगा ना, तो यहां भी इक्वलिटी आएगी, तो इक्वलिटी ही आएगी, तो रेंज क्या आएगी भैया क्लोज 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। सही है भाई, यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट। इसकी रेंज बतानी है। सबसे पहले डोमेन देखा हमने, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी 0 नहीं होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो डोमेन तो आ रहा है, ठीक है। नाउ अब तक हमने जितने मेथड पढ़े, मतलब ज्यादा बहुत हमने, ठीक है, कई सारी चीजें पढ़ी। क्या इसमें ये वेरिएबल एक जगह है जो पहला मेथड लगा सकते हो कि सिंगल जगह वैल्यू पुट करके इसमें आंसर निकालना है? नो सर। तो पहला मेथड तो लग नहीं सकता, फिर क्या कोई मैनिपुलेशन करके पहले में ला सकते हैं? वैसा भी नहीं आ रहा। फिर हमने कंपोजिट, किसी का ये स्टैंडर्ड कंपोजिट दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन भी नहीं है, और अभी तक हमने क्या पढ़ा? सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, है ना। अभी तक की बात करें, और तो बाकी चीजें और भी सोची जा सकती है आगे के बाद। तो क्या दिख रहा है मुझे? सब्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सी स्टैंडर्ड चीज है जिससे थोड़ा मिलता जुलता दिखता है ये, कि आप सब्स्टिट्यूशन सर प्लस 2 और माइनस, हाँ जी, कर देगा 2 सर। इसमें क्या करो, +2 -2 कर दो, क्योंकि उसमें फिर आपको t + 1/t टाइप दिखेगा। अगर मैं इसमें देखो 2 ऐड कर दूं और फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये तो कोई फर्क नहीं वाला। अब आप देखो, अगर इस चीज को मैं t बोलता हूं तो क्या ये 1/t है? यस सर। तो -2 को तो भूल जाओ, एक नया फंक्शन बता रहा हूं मैं ft, और वो क्या है मेरा t + 1/t। और t कहां से कहां तक है आपका भैया? अगर आपका x बिलोंग्स टू r है तो x² कहां से कहां तक होगा? 0 से इन्फिनिटी तक होगा, और उसमें अगर 2 जोड़ दोगे तो वो आएगा 2 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या हो गई अपनी? 2 से इन्फिनिटी। तो ये एक डोमेन हो गया, ये एक नया फंक्शन देख लो आप। इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था, याद हो तो? ऐसा होता है, याद है? ये वैल्यू 1 पे आती है 2, यस सर। ठीक है, ये -1 पे आती है -2। लेकिन अब पूरा ग्राफ तो आएगा नहीं, अब तो आपका कुछ पोर्शन आएगा। और कौन सा पोर्शन आएगा? जब t 2 से बड़ा है तो t की वैल्यू 2 तो यहां पे होगी, और 2 पे वैल्यू कितनी होगी? 2 + ½ 5/2 होगी 2 पे वैल्यू ये। तो 2 के आगे आगे वाला पोर्शन आएगा सिर्फ। तो अगर t 2 से इन्फिनिटी है तो आपका ft कहां से कहां तक है? 5/2 से इन्फिनिटी है। हाँ जी, बोलो। यस सर। यस सर। तो y क्या था आपका? y था आपका ft -2, तो इसमें से 2 घटा दोगे तो y कहां से कहां तक हो जाएगा? ½ से लेके इन्फिनिटी।
ये आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन की मदद से करा, पर जिसको सब्स्टिट्यूट करा उसको तुरंत हमने वो देख लिया। इसमें पूरे का स्टैंडर्ड मुझे नहीं आता था t + 1/t -2 का, -2 से तो का ग्राफ शिफ्ट ही करते, तो मैंने क्या करा, -2 को छोड़ दिया, वो तो लास्ट में घटा देंगे, सिर्फ इतने का ग्राफ बना के उसको एनालाइज कर दिया। सही है। हाँ जी, यस अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में आपको 3 तक की रेंज निकालनी आती है ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी बहुत ग्राफ आते हैं, 4 के तो ग्राफ भी नहीं आते, और लेकिन फिर भी एक मैंने आपको रफ आइडिया सिखाया था, याद है? ये मेथड 1 तो इसका ग्राफ है, Yes, sir. वेवी कर्व मेथड। देखो 1 3 5 7, तो वेवी कर्व मेथड क्या है? बेस्ट मेथड है ये, कि 7 के आगे तो पॉजिटिव है, 7 से पीछे 5 नेगेटिव है, फिर 5 से 3 पॉजिटिव है, फिर 3 से नेगेटिव है, 1 से आगे फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चेक कर लेना स्कीम यही आएगी। तो इस हिसाब से आपको पता है मिनिमम वैल्यू या तो यहां पे आएगी या यहां पे आएगी। Yes, sir. लेकिन दिक्कत पता है क्या है, हमें ये नहीं पता ना कि ये मिनिमम इनपुट है कौन से। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये इनपुट निकालने का तरीका, इसका डेरिवेटिव 0 करोगे। भाई जरूरी नहीं है ना 5 और 7 के बीच में ये टोपी 6 पे आएगी, ये तो सिर्फ क्वाड्रेटिक में होता है। तो ये कहां आएगी, उसके लिए मैंने बताया था ये पॉइंट निकालने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव 0 करना पड़ेगा। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना लंबा होगा, पहले इसको छोड़ोगे 3 को करोगे, 1 को करोगे 3 को छोड़ोगे, फिर दूसरे को छोड़ोगे, फिर यूवी रूल लगाओगे, 4 बार में वो डिफरेंशिएट होगा, लंबी क्यूबिक आएगी, फिर उसके रूट निकालना, फिर 3 पॉइंट पता करना, फिर उन 3 पॉइंट्स पे वैल्यू निकालना, फिर इन दोनों में देखना कौन सा मिनिमम है, फिर वहां से लेके इन्फिनिटी, मतलब एक काफी हेक्टिक हो जाएगा थोड़ा सा। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है, इन पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा को निकालने के लिए आपको पहले इसका y' 0 करना पड़ेगा, फिर एक क्यूबिक आएगी, अल्फा बीटा गामा वहां से निकलेंगे, फिर आप अल्फा ये गामा इन पे वैल्यू रखोगे, देखोगे सबसे कम कौन सी है, फिर वहां से लेके इन्फिनिटी तक आप रेंज दोगे, नो डाउट हो जाएगा। तो एक तरीका वन ऑफ द ये है, बट उससे बेस्ट मेथड अभी हमारे पास है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कारण एक तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन से मैं बताऊंगा इसको, और उतना लेंदी नहीं होगा ये। कैसे? थोड़ा सा शिकारीपना इसमें चाहिए, है ना। अब ये बेसिक वो वाली बात है, मैनिपुलेशन वाली बात है ना, अलजेब्रा किसकी अच्छी है, कि थोड़ा सा शिकार दिखना चाहिए कि हमें 4 फैक्टर दिए हैं, अगर ये 4 की जगह 2 फैक्टर बन जाएं, क्वाड्रेटिक होती, क्वाड्रेटिक की रेंज तो मैं बहुत इजीली निकाल लेता हूं। अब ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा x² - 8x + 7, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा x² - 8x + 15। क्या आपको बात दिख गई? हाँ जी, साइड वालों को करा ये बना, बीच वालों को करा ये बना, तो ये टर्म रिपीट कर गया, Yes, sir. इसको t बोल Yes, दिया, sir. तो नया फंक्शन क्या आ गया, t + 7 t + 15। लेकिन मैंने क्या बताया था, तुरंत जैसे ही t बोला उसकी साइड में रेंज लिख लो, तो t की रेंज लिखनी है आपको, x² - 8x की रेंज। तो आपको पहले अलग से देखना तो पड़ेगा, t आपने किसको बोला, आपने बोला x² - 8x को, तो ये खुद एक क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टराइज हो रहे हैं x - 8, तो इसका पैराबोला तो ऐसा बनेगा 1√0 और 1√8, तो इसका ये मिड पॉइंट किस पे आएगा, 4 पे। 4 पे वैल्यू रखोगे, 4 × -4, ये वैल्यू आएगी आपकी -16। तो इसका डोमेन तो R है, डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x बिलोंग्स टू R है, और x बिलोंग्स टू R है, तो t की रेंज कहां से कहां तक हो गई, -16 से इन्फिनिटी हो गई। हाँ जी, Yes, sir. तो यहां बगल में लिख दो t कहां से कहां तक है, -16 से इन्फिनिटी। अब आपको -16 से इन्फिनिटी के अंदर अंदर इसकी रेंज देखनी है, तो ये भी एक बहुत सुंदर सी क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ तो आप बहुत इजीली बना ही सकते हो। ये एक रूट कितना है, -7 है,
और एक रूट कितना है -15 है। ऐसा जाएगा ये पैराबोला। 0 पे वैल्यू आएगी 15 इंटू 7, बीच वाला पॉइंट क्या आएगा -11 आएगा सिमेट्री से, और -11 इसमें रखोगे तो -4 और 4, इसकी वैल्यू भी फॉर्चुनेटली -16 आ गई। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो उसकी आएगी वो इसकी आएगी, ठीक है, वो आपकी किस्मत थी कि आ गई, ठीक है। अब इस पे वैल्यू -16 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका ग्राफ है। लेकिन क्या ये ग्राफ पूरा बनेगा? नहीं, सिर्फ कहां से कहां तक बनेगा, -16 से इंफिनिटी। तो -16 तो यहां है, यहां -16 यहां है। तो देखो जो पोर्शन बनेगा अलाउड है वो ग्राफ ये वाला बनेगा, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है मिनिमम वैल्यू -16 है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। तो y की रेंज क्या आ गई, -16 से इंफिनिटी। क्या ये बात सही है, समझ में आ गई आपको? यस सर। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, इससे ऐसे ट्रिकी बना के कर लेना, अदरवाइज तो फिर अटक जाएंगे। डिफरेंशिएशन मेथड नहीं लगाओगे, ये भी नहीं लगाओगे तो फिर तो क्वेश्चन मतलब मुश्किल ही होना, ठीक है। तो ध्यान रखें इन चीजों को। चलो यस सर। तो ये 3-4 कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए। सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखें, बस एक ही चीज का ध्यान रखना, जिस चीज को सब्स्टिट्यूट करते हो तुरंत उसकी रेंज लिखने बगल में, और टी का जो फंक्शन आएगा उसकी रेंज तो निकालनी है, बट उस अलाउड टी के अंदर निकालनी है, ठीक है। इसमें टाइप 2 टाइप प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है कभी कभी आ जाते हैं, तो इस पे भी देख लेते हैं अपन। सपोज ये सीधा क्वेश्चन ही कर लेते, समझ में आ जाएगा। हाँ, हेडिंग डालने को ये बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कभी कभी करना पड़ जाता है, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। 2 वेरिएबल्स की जब बात हो ना, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि इफ x² + y² बराबर 1 दे रखा है आपको, ठीक है, x² + y² बराबर 1, और आपसे पूछा है f(x, y) दे रखा है एक फंक्शन, वो दे रखा है 7x - 8y + 3 दे रखा है सपोज, और आपसे पूछा रेंज ऑफ f(x, y) बता दो। 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है ना, रेंज ऑफ f(x, y)। तो आप समझे कुछ तो ट्रिकी है ही इसमें, कि वैसे तो f(x, y) अपना कोई काम लेना देना है नहीं, लेकिन हमें जो चीज अट्रैक्ट करती है वो ये चीज करती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये एक सर्कल है, यस। और सर्कल में इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। अगर मैं x cos थीटा, y sin थीटा रखूं तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? यस। तो वहां से मेरा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 7 cos थीटा - 8 sin थीटा + 3। अब आपको इसकी रेंज तो निकालनी आती है, a cos थीटा + b sin थीटा की रेंज क्या होगी, -√7² + 8² से लेके √7² + 8² तक, और उसमें 3 जोड़ देना बाद में। तो 64 and 49, 13, 6, 10, 11, तो -√113 उसमें 3 जोड़ दिया, से लेके √113 में 3 जोड़ दिया, ये आपकी फाइनली किसकी रेंज आ गई, f(x, y) की रेंज आ गई। सही है। तो डायरेक्ट ऐसे करना, डीलिंग करना मुश्किल था, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बहुत तुरंत इजीली कर दिया, ठीक है। ये मेथड 4 का ही टाइप 2 काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, कभी आपको फेस हो तो आप इस तरह से डील कर सकते। सही है। यस सर। हाँ जी सर इसको सर जैसे ये लाइन दी हुई है तो हमें x² + y² बनना, तो उसकी रेंज पता है x की, वो -1 से बात होगा, तो वो रख के भी कर सकते हैं। ये लाइन नहीं है, अबे लाइन तो तब होती है जब y = 7x + 8 होता। ये तो एक नया फंक्शन है x और y का। अच्छा जी, यस। ठीक है, मान लो ऐसा आ गया, तो इसको देख के भी कुछ समझ सकते हो तुम। इलिप्स है सर। इलिप्स है, इलिप्स। ये लिखा है x/5/4 का होल स्क्वायर, और नीचे ये लिखा है y² / 5/3 का होल स्क्वायर।
तो अगर हम देखें r cos थीटा r sin थीटा रखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4 cos थीटा और y की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 sin थीटा। ठीक है भाई, इलिप्स से कंपेयर कर सकते हो। r cos थीटा r sin थीटा उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है तो तुरंत पहचान जाओगे आप। उसके बाद इसमें रख दिया तो f क्या आ गया 2 टाइम्स 5/4 cos थीटा प्लस 5/3 इंटू 3 टाइम्स sin थीटा प्लस 5। तो ये 2 इससे कट गया, 3 से कट गया, 5 cos थीटा बाय 2 प्लस 5 sin थीटा प्लस 5 कॉमन ले लो, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा प्लस 5। अब इसकी रेंज निकाल लो, इसकी होती है -√a² प्लस b² से √a² प्लस b²। तो a² कितना 1/4 प्लस 1 5/4, 5/4 का रूट लोगे तो √5/2 आएगा। तो -√5/2 से लेके √5/2, उसमें ये 5 जोड़ दिया तो +5 प्लस 5। ठीक है, ये यहाँ की रेंज आ गई पूरी। फिर इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 - 5 √5/2 से लेके 25 प्लस 5 √5/2 तक इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। इस तरह से इन चीजों को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ +1 आएगा सर। कहाँ पे सिर्फ +1 आएगा सर वहां पर। अच्छा हाँ, तो ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सेट कर दो। 5 कॉमन लेने के बाद अंदर 1 बचेगा ना। फाइव कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा, ये 1 ये 1, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है, ठीक है। यस सर। चले आगे। यस सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो मेथड है अपना वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ना, मतलब वो एक वन ऑफ द मेन मेथड में एक मेथड है। किसी से भी पूछोगे ना तो कि वो तो सब जानते हैं कि हाँ यार कि y बराबर fx लिखा है तो आप x को y के टर्म्स में लिख लो। जैसे y बराबर x के टर्म्स में लिखा है, अब आप एक तरफ x कर लो और बाकी सारा फंक्शन y में ले आओ, x बराबर g ऑफ y ले आओ। नाउ उसका डोमेन निकाल लो, तो जो y के टर्म्स में डोमेन आएगा मतलब वो फंक्शन की रेंज आ जाएगी। बस इसमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, वो मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको बता दूंगा। हालांकि आपको याद हो अगर किसी बच्चे को, क्वाड्रेटिक क्लास में 11th क्लास में लास्ट लेक्चर मैंने इसी पे लिया था और मैंने उस टाइम कहा था मैं दोबारा फंक्शन में बता दूंगा, बट जो भी पढ़ रहे हो बात वही है। याद है किसी को? रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस बात करी थी हमने। यस सर। हाँ, यस 1 अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरह की चीजों को डील करना, तो वो यही मेथड था, है ना। तो ये जनरल भी मेथड लग जाता है और कुछ जो स्पेशल केसेस के लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक वो सब चीजें मैं दोबारा इसमें रिकॉल आपको करवाता हूँ। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो बात होंगे वो हमें ध्यान रखने हैं। सो नेक्स्ट मेथड इज y बराबर f ऑफ x आपको दिया जाता है, हम क्या लिखेंगे? हम करेंगे कन्वर्ट इट इनटू x बराबर g ऑफ y। कोई नया फंक्शन आ जाएगा, मतलब एक तरफ x कर लो एक तरफ y कर लो। नाउ फाइंड इट्स डोमेन, find its domain that will be range of y बराबर fx। ठीक है, ये मोटा मोटे तौर पे जनरल फंडा है, कुछ बारीकियों पे ध्यान देना पड़ता है, वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दूंगा। जैसे एक सिंपल सी बात करें कि एग्जांपल ले मान लो, या पहले मैं चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। y बराबर 1/5x - 3 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा कि सर इसकी रेंज बता दो, 2 भी आ गया मान लो, है ना। तो रेंज बताने के लिए हमने क्या बोला? स्टेप 1 डोमेन लिखा। डोमेन तो हमें हमेशा लिखना ही है। डोमेन लिखा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 3/5, तो वो आ गया r - 3/5।
नाउ मैंने क्या बोला, x को y की टर्म्स में लिखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 2, 5 इंटू एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 2। तो यहां से क्या आ गया, 5xy बराबर कितना आ गया, 2 प्लस 3y। यहां से x कितना आ गया, 2 प्लस 3y अपॉन 5y। अब एक x बराबर g ऑफ y आ गया। नाउ इसका डोमेन निकाल लो। तो इसके डोमेन के लिए भाई ऊपर वाले को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं है, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता क्योंकि x रियल है ना, क्योंकि x क्या है, हर रियल नंबर है, 3/5 नहीं हो सकता बस। तो 3/5 तो ये हो ही नहीं रहा। उसके अलावा x हमेशा रियल है, इसलिए ये भी रियल होगा, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या होगी, रियल होगी। तो बस क्या नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, r माइनस 0। तो y क्या था, गिवन फंक्शन के लिए रेंज था, तो ये आपकी रेंज आ गई। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है। आगे जाके और चीजें करेंगे तो पता भी चलेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स में हमें क्रूशियल ध्यान भी देना पड़ता है। इसमें किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है। तो ये तो बेसिकली मेथड समझाने का पर्पज से लिया कि हाँ देखो इसमें कहना क्या चाहता हूं मैं, कि फंक्शन दिया, x को y के टर्म में लिख लिया, डोमेन देख लिया। नाउ अब x ये वैल्यू ले सकता है, ठीक है, तो उसके अंदर अंदर ही y क्या क्या ले सकता है, तो इसका डोमेन निकाल लो और नाउ चेक कर लो, अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट है वगैरह तो आगे की बात है, अदरवाइज बस ये रियल होना चाहिए। तो बस y 0 नहीं हो सकता, तो ये इसकी रेंज आ गई। वो अलग बात है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो मैं बिना इसके भी कर सकता था, मेथड 1 से भी कर सकता था कि x कहां से कहां तक हो सकता है, x हर रियल नंबर हो सकता है 3/5 को छोड़ के, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हर रियल नंबर हो सकता है 3 को छोड़ के, घटा दूंगा तो ये हो सकता है, फिर रेसिप्रोकल ले लूंगा उसका, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो शिफ्टिंग वगैरह कर करके भी बता सकते थे, बट ये एकदम सिंपल एंड सोबर मेथड है। सही है, हाँ जी, बोलो। यस सर। ठीक, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड केस भी हम ध्यान रखें भाई। एग्जाम्पल तो मेथड 5 के ही हो रहे हैं, लेकिन उसके बहाने हम कुछ टिपिकल कैटेगरीज याद रखें। जैसे ये तो 1 लीनियर था, अब मैं कुछ कैटेगरी बनाऊंगा, 1 लीनियर है, 1 या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, उस केस में क्या करना है और कैसे चीजों को डील करना है। लीनियर अपॉन लीनियर है, ठीक है, सिंपल लीनियर और क्वाड्रेटिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इन चीजों को कैसे डील करना है तो ध्यान दें। स्टैंडर्ड केस, इसी के कुछ स्टैंडर्ड केस है। हाँ जी सर, इसका एक बार लॉजिक बता दो। क्या सर जो क्या कह रहे हो, इसमें y की रेंज, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया अभी, हाँ। एक बार लॉजिक बता दो। लॉजिक ही तो है, इसमें क्या लॉजिक लगा आपको कि भैया x कोई भी रियल नंबर है ना 3/5 को छोड़ के, तो राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर है, तो राइट साइड भी 3/5 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर कब होगी, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, अदरवाइज तो वो रियल ही है ना हमेशा। और ये 3/5 अगर करके देख भी लोगे, x की जगह 3/5 रख दोगे, तो वहां से तुम देखना कि क्या आ जाएगा, कुछ एब्सर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मान लो x की जगह कोई बच्चा कहे 3/5 रख दिया, 2 प्लस 3y अपॉन 5y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 15y, 10 प्लस 15y, 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 0 बराबर 10 आ जाएगा। तो 0 बराबर 10 आ गया, उससे क्या है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये 3/5 नहीं है, मतलब ये भी कभी 3/5 नहीं है, वो तो पहले ही बताया था, उसमें क्या नया सोच रहे, ठीक है। ओके सर। स्टैंडर्ड केस पहला, y बराबर 1 अपॉन लीनियर, दैट इज 1 अपॉन ax प्लस b। अब a 0 नहीं होगा तभी लीनियर होगा ये ऑब्वियसली। तो ये लीनियर का एग्जांपल लिया था मैंने, तो इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं। तो जनरली इसका डोमेन क्या होगा, हमेशा डोमेन में से रियल नंबर में से एक ही वैल्यू हटेगी, जब जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो माइनस b बाय a हटा दोगे तो वो इसका डोमेन होगा। यस। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज के लिए आप इसको कन्वर्ट करोगे तो y ax प्लस yb बराबर 1, हमेशा ही क्या आएगा, x बराबर आएगा 1 माइनस yb अपॉन yb। तो हमेशा से ये रियल होगा, तो बस ये 0 नहीं हो सकता, तो इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी, r माइनस 0।
रेंज हमेशा ही क्या आएगी, r माइनस जीरो। ऑब्वियस सी बात है कि इसको जीरो होना है तो इसको डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, तो बस ये जीरो के अलावा हर कोई वैल्यू ले लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा हमेशा 1/लीनियर के केस में। ठीक है, हाँ जी सही है। यस सर। यस। सेकंड है मान लो लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर, जैसे मान लो ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो भी देखो डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे कि r में से वो वैल्यू हटाओगे जब जब डिनोमिनेटर जीरो है, तो माइनस डी बाई सी हटेगा हमेशा। रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो वाई सी एक्स प्लस वाई डी बराबर वाई ए एक्स प्लस सॉरी ए एक्स प्लस बी, यहां से x एक तरफ कर लोगे तो वाई सी माइनस ए एक्स इक्वल टू बी माइनस वाई डी, यहां से x को जब y के टर्म्स में निकालोगे तो क्या आएगा, b माइनस वाई डी अपॉन वाई सी माइनस ए। अब आप क्या कहोगे, क्योंकि ये रियल है तो बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए y क्या नहीं हो सकता, a बाई सी नहीं हो सकता, तो रेंज क्या आ गई, रियल में से ये हटा दो a बाई सी। ठीक है, और इसको याद भी रख सकते हो, a है कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर और ये है कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर x का कोफिशिएंट, नीचे देखा a बाई सी, जो वैल्यू आई वो हटा दी, रियल में से सीधा रेंज आप बता सकते हो सीधा। जैसे मान लो, तब ये थोड़ी अच्छी चीजें हैं सीखने वाली, जैसे मान लो ये 2x प्लस 3 और नीचे है 3x माइनस 5, तो डोमेन तो मैं देख के बता सकता हूं ना सीधा कि डोमेन क्या होगा इसका, r माइनस 5/3 होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब आप रेंज भी बता सकते हो क्योंकि आपको ये प्रोसीजर याद है, तो आप कहोगे सीधा रेंज क्या होगी, r में से क्या हटा दो, कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x 2/3, बस 2/3 को छोड़ के ये कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ये सीधा इसकी रेंज लिख सकते हो आप, लीनियर अपॉन लीनियर, ये इसका डेरिवेशन। ठीक है, यस सर। ठीक है। एक चीज और, इसका ग्राफ भी बनाना मैं सिखा रहा हूं आपको, लीनियर अपॉन लीनियर का ध्यान रखें। ठीक है, तो ग्राफ के लिए देखो क्लियर सी बात है, आप तो ये सोचो डोमेन में हर एक पॉइंट होगा, बस ये वाला पॉइंट नहीं होगा, तो x बराबर 5/3 जो है 5/3 वो पॉइंट डोमेन में नहीं होगा, तो वहां पे वर्टिकल लाइन ऐसे आएगी डॉटेड, हाँ जी, अरे भैया 5/3 डोमेन में नहीं होगा तो वहां कोई आउटपुट नहीं होगा यार, इतने क्या सुन में बैठे हो। Yes. और रेंज के अंदर भी सारे एलिमेंट है, कौन नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, तो y बराबर 2/3 नहीं हो सकता, तो y बराबर 2/3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो वो वाली लाइन ड्रॉ कर लो। मैं पहले ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, फिर लॉजिक बता दूंगा, किसी को समझ नहीं आया हो अभी तो एक बस याद करा रहे कैसे ग्राफ बनाना है। तो लीनियर अपॉन लीनियर में हमेशा दो लाइनें बनाओ पहले तो, एक तो वो जब x बराबर 0 नहीं हो सकता, ये डिनोमिनेटर वाला, और एक इसका y जो वैल्यू रेंज में नहीं ले सकता, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये दोनों प्लॉट कर ली। अब हमेशा ध्यान रखें, लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ हमेशा हाइपरबोला होगा, या तो वो इन दो लाइनों की असिम्प्टोट के बीच बनेगा ऐसा, और या फिर वो इन दो लाइनों के बीच असिम्प्टोट बनेगा ऐसा। ये मैं 11th में आपको बता चुका हूं, तो जस्ट आपका तो रिवीजन है एक तरह से, ठीक है ना, कि ये दो लाइनें बनाने के बाद पक्की बात है लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ हाइपरबोला बनेगा, या तो इन दो में लाइनों के बीच ये दो लाइनें उसकी असिम्प्टोट होंगी हमेशा, तो या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। अब पहचानना बहुत इजी है, जैसे कोई भी वैल्यू रखो, x बराबर 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -3/5। अब एक बात सोचो, अगर ये वाला ग्राफ होगा सपोज ये वाला, तो x बराबर 0 पे तो ग्राफ यहां कट कर रहा है, तो y की वैल्यू तो 2/3 से बड़ी आएगी, क्या -3/5 आ सकती है क्या? तो ब्लैक वाला ग्राफ रिजेक्ट हो गया, ब्लैक वाला ग्राफ नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आपका आंसर है।
और ये मैंने बनाया थोड़ा गलत है क्योंकि जीरो पे वैल्यू उसकी नेगेटिव है ना, तो वो नीचे से जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये वाला। ये वैल्यू कितनी है, -3/5। तो बस ये हटा दो। तो कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाना है, ऐसे दो लाइनें बनाए, दोनों में से पहचाने, तुरंत आप ग्राफ बना सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब एक एग्जांपल में और कराई दो ताकि आप समझ जाएं। सपोज मान लो x - 1 अपॉन x + 1 का ग्राफ बनाना है सपोज, है ना। फटाफट देखने, मैं फटाफट क्या करूंगा, डोमेन के अंदर कौन सा पॉइंट नहीं होगा, जल्दी से बता दो। देखो इनकी जल्दी तुम्हारी इतनी है। -1 डोमेन में नहीं होगा, रेंज में कौन नहीं होगा, 1। बस, तो x बराबर -1 वाली लाइन बना दी, y बराबर 1 वाली लाइन बना दी। सिंपल सी बात है, ग्राफ या तो यूं आएगा या यूं आएगा। अब आप सोचो, जीरो रखने पे वैल्यू -1 आएगी। अगर ग्राफ यूं आया तो जीरो रखने पे तो वैल्यू ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, y बराबर 0 लाइन ये है ना, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, तो बस ये वाला आंसर आएगा। सही है। तो इस तरह से लीनियर अपॉन लीनियर का डोमेन और रेंज और ग्राफ तीनों चीजें यूं चुटकी में बता सकते हो। यस सर। बस, तो यही सिखाया है, ध्यान रखें। 11th में भी सिखाया था, दोबारा बता दिया, ध्यान रखें। बट ये सारी कहानी वैलिड कब है, ये सारी कहानी वैलिड कब है, जब इनका रेशो सेम नहीं है, a/c इज नॉट इक्वल्स टू b/d। क्योंकि अगर ऐसा हो गया फिर तो वो फैक्टर ही कट जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि सर इसकी रेंज बताओ, ग्राफ बताओ, y बराबर 3x - 2 6x - 4। तुमने जल्दबाजी में बोल दिया सर रेंज तो इसकी होती है r माइनस वो हटा दो, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट हाफ। तो ये बेटा यहां पे तुम गलत हो जाओगे, क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि ये इसका रेशो बराबर है, मतलब ये फैक्टर कट रहा है, नीचे से 2 कॉमन आएगा तो ये फैक्टर कट रहा है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप काट सकते हो, पर कब, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो ये लिखा है y बराबर 1/2 व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2/3। क्या ये बात सही है? यस सर। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये तो y बराबर हाफ वाली लाइन आ गई, बस इसमें से एक पॉइंट मिसिंग होगा, x बराबर 2/3 पे कोई इमेज नहीं होगी क्योंकि 2/3 इसके डोमेन में नहीं है। तो रेंज में तो सिंगलटन सेट आएगा ना, तो बस रेंज क्या आएगी इसकी, सिंगलटन सेट आएगा। तो इसकी रेंज भी ये नहीं आएगी, ये जो आपने याद करी है, और इसका ग्राफ भी ऐसा नहीं आएगा। तो ये सारी चीज तब होगी जब a/c और b/d बराबर रेशो में नहीं है। जब इनका रेशो बराबर हो गया तो ये फैक्टर कट जाएगा, तो सारी चीजें बदल जाएंगी। तो एक ये काउंटर एग्जांपल ध्यान रखें, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। इसके अलावा 1/, क्वाड्रेटिक वगैरह के क्वेश्चन मैंने कराई दिए थे, आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के ही उसमें जोड़ के रेसिप्रोकल लेके वो सब कर सकते हो। तो अब जो लास्ट इसमें बचता है वो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, मतलब एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। अब दोनों लीनियर कर ली अपॉन में, अब एक क्वाड्रेटिक होगी एक लीनियर होगी, या दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए ऊपर नीचे, तो कैसे करना है अब उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देखें नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट, उसको कवर, वो भी 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको तो लगेगा कि यार आता ही है हमें, और जिनका नहीं है या थोड़ा बहुत भूल गए वो दोबारा देखें। 3rd स्टैंडर्ड इसी के अंदर, व्हेन लीनियर अपॉन लीनियर है, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक 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 लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक, इस तरह का कोई भी सीन आ जाए तो क्या करना है, y बराबर ऐसा आ जाए तो, ठीक है ना। तो प्रोसीजर स्टैंडर्ड, तो फर्स्ट स्टेप 1, क्रॉस मल्टीप्लाई and make quadratic in x. Step 2, because x is real
सो डी ऑफ दैट क्वाड्रेटिक विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये तो रहेगा ही रहेगा. स्टेप 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0 वाला केस डील सेपरेटली. ठीक है, क्या करना है फटाफट देखिए. y इज इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया. आपने क्या करा, तुरंत फटाफट क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा. क्रॉस मल्टीप्लाई करा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. सबको इधर ले आए, x में क्वाड्रेटिक बना ली. स्टेप 1 यही था. तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 3 एक्स प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, तो इस क्वाड्रेटिक का क्या करेंगे, क्योंकि x रियल है तो d ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू कर देंगे. तो d बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 3y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 13 लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसके स्टैंडर्ड रूट तो आएंगे नहीं, गंदे से रूट आएंगे. फटाफट सीधे से निकाल लो. y बराबर माइनस बी प्लस माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 13 144 और 12 156 अपॉन 2a 6 माइनस 1 प्लस माइनस 6 6 12 9 192 आ गया. 192 को लिखोगे 40 96 गुना 2 फिर 2 48 फिर 2 16 2 8 64 इंटू 3 लिखा है ना, 64 इंटू 3. तो 64 बाहर आ गया, 8 3 बच गया, मतलब अंदर √3 बच गया और नीचे 6. तो 3 जा √3 आ गया. तो ये आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 4 बाई √3 आ रहा है क्या यार भाई, ऐसे ही आ रहा है क्या, जो भी आ रही है गंदी सी वैल्यू है ना. तो सबसे पहले सबसे छोटा रूट y बराबर माइनस 1 माइनस 4 बाई √3 से लेके दूसरा फैक्टराइज करके लिखेंगे जब इसको 3 टाइम्स y माइनस 4 बाई √3 माइनस 1 लेस देन 0. अब आपको पता है ये छोटा रूट अल्फा, ये बड़ा रूट बीटा, प्लस माइनस प्लस करोगे लेस देन चाहिए, बीच वाला पोर्शन आएगा. तो y की रेंज क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस 1 माइनस 4 बाई √3 से लेके 4 बाई √3 माइनस 1 तक आ जाएगी. ये रेंज आ जाएगी भाई यहां से y की. ठीक है, क्लियर है. यस सर. ये गंदी वैल्यू आ गई, उस पर ध्यान मत दो आप. तो ये मान लो सुंदर सी कोई वैल्यू आ गई 1 से 2 आ गई है ना. आप तो लॉजिक समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, d ग्रेटर देन 0 करा, वहां से कोई वैल्यू आ गई. नाउ आपको एक लास्ट स्टेप पे थोड़ा ध्यान देना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 वाले केस को अलग से डील करना है. क्यों, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 वगैरह तो सब तब लगता है ना जब ये क्वाड्रेटिक होती है. तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में तो नहीं थी, हमने बनाई है ना क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो वो तो तभी बनेगी ना जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा. मतलब ये सारा ताम जान तो तभी वैलिड है ना जब y बराबर 1 नहीं होगा. तो हमने कहा y बराबर 1 वाला केस दोबारा अलग से चेक करो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला केस 0 करके देखो. हमने जब इसको 0 करा तो y बराबर 1 आ गया. तो y बराबर 1 आ गया तो ध्यान से देखो y बराबर 1 रख दो इसमें. तो y बराबर 1 रख दिया तो 0
प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2x, फिर 1 प्लस 1 2 बराबर 0। तो यहां से x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है ना। अब आप ये देखो कि क्या x बराबर 1 इसके डोमेन में है या नहीं है। तो इसका डोमेन देखो, तो डोमेन के हिसाब से डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है, तो इसका डोमेन r है। तो क्योंकि x बराबर 1 डोमेन में है, तो 1 रखने पे y 1 आएगा, तो y बराबर 1 रेंज में होगा। यस सर। तो आप ये देखो इसके अंदर 1 है क्या भाई? 4/√3 क्या होता है? 4/1.5 के रूल्स है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग माइनस 1 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 इसके अंदर इंक्लूड है। यस सर। तब तो यही फाइनल आंसर हो गया। अब सपोज करो, कहना क्या चाहते हैं कि आपने, मैंने बोला था ना इस केस को अलग से डील करो। सपोज करो आपने चेक करा कि इसका कोफिशिएंट ऑफ x² 0 y बराबर 1 रखने पे आता है, मतलब y बराबर 1 पे होता है। फिर आपने चेक करा y बराबर 1 अगर इसमें रखता हूं, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उससे x क्या आता है। अगर वो x आपके डोमेन में है, मतलब उस x को रखने से वो y आपका रेंज में आएगा, तब तो वो रेंज में रहेगा। सपोज यहां से x बराबर 1 आता और पता चलता कि x बराबर 1 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, मतलब x बराबर 1 इसके डोमेन में नहीं है, तो 1 रख नहीं सकते, और 1 रखने पे ही y1 आएगा, तो इसका मतलब y1 रेंज में नहीं आएगा, तो फिर आपको यहां से हटाना पड़ता। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, यस सर। बस। तो सर ये तो सर ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अबे भाई क्वाड्रेटिक में x रियल है ना, रियल है ना डोमेन में, तो रियल है तो उसका d 0 नहीं होगा क्या ग्रेटर देन? इसको इक्वेशन के रूट रियल है ना। अब अगला क्वेश्चन आ गया x² प्लस x माइनस 6 x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। अब आप एक यहां पे काम करना, आप इसको सीधा सॉल्व करना जैसे मैंने अब बताया है, और आप अपना आंसर निकालना घर जाके, और फिर जो अब मैं करूंगा उससे मैच करना, आपका आंसर गलत आएगा। तो इसमें ऐसा क्या है कि वो गलत आएगा, इस चीज पे मैं ध्यान दिलवा रहा हूं। अगर मुंह फाड़ के आप करना शुरू कर दोगे आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूट कट रहा है। ध्यान से देखो, फैक्टराइज करोगे ना तो ऊपर आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ये वाला फैक्टर कट रहा है। बात समझ में आई? यस सर। तो क्योंकि इसमें फैक्टर कट रहा है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने सीधा प्रोसीड कर दिया वो d ग्रेटर देन 0 करके, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ध्यान दें इसको। क्या पहले तो मैं ये बताऊं, ये मुंह फाड़ के काट सकता हूँ क्या? ये तो मैं तभी काट सकता हूं ना जब x 2 नहीं होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं y बराबर ये है पर x 2 नहीं है। 2 पे ये डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। 2 के अलावा आप फंक्शन को ये लिख सकते हो। यस। तो Yes, sir. इसको तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से डील करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस तो नोट करके क्या लिखें, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वीवीआईपी। अगर शुरू में हिंदी में लिख ले है ना, अगर शुरू में कोई फैक्टर कैंसिल हो जाए, अगर शुरू में कोई फैक्टर कैंसिल हो जाए, ठीक है, लेट x बराबर अल्फा रखने पे कैंसिल हो गया, जैसे इसमें 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, x माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है। देन बचे हुए फंक्शन में x बराबर अल्फा रखने पर जो y आया उसको भी वेरीफाई करेंगे, उसको भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूं क्या करना है। लास्ट स्टेप में फटाफट देख ले कि पहली बात तो जब भी फैक्टर कटे हमेशा फैक्टर काटना है, बिना काटे उसको आगे नहीं बढ़ना, ठीक है ना। और काटने के बाद जो कहा वो चेक करेंगे। अब देखो क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर है, तब आपको पता है लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज अभी मैंने बताई थी, डायरेक्ट लिख सकते हो r माइनस इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट। तो क्या आप ये आंसर दे दोगे सीधा? नहीं दे सकते। क्यों?
क्योंकि ये जो चीज है ना भाई, सिर्फ ये होता तो वो लीनियर अपॉन लीनियर था। इसके अंदर एक एडिशनल कंडीशन है कि इसमें x 2 भी नहीं हो सकता। तो ये आंसर तो तब होता जब ये चीज ना होती। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब ये चीज आपने लगा दी, सीधा आंसर आपने कर दिया, ठीक है, नो डाउट। बट अब ये जो चीज है ना, ये x बराबर 2 नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई फैक्टर x माइनस अल्फा कट जाए, जैसे यहां से x माइनस 2 कट गया, तो बचे हुए फंक्शन में x बराबर अल्फा पुट करें। तो बचे हुए फंक्शन में x बराबर 2 पुट करो, तो यहां से 2 पुट किया तो y क्या आएगा, y आया -5। जो y आया उसको भी वेरीफाई करेंगे, इस -5 को भी देखेंगे कि ये y -5 आ सकता है या नहीं आ सकता है। हमने y दोबारा इसमें रखा -5 x + 3 अपॉन x - 3, यहां से सॉल्व करा -5x + 15 इक्वल्स टू x + 3, तो -4x इक्वल्स टू -12, तो x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 तो इसके डोमेन में है ही नहीं, तो x बराबर 3 नहीं है, इसका मतलब y -5 नहीं है, तो रेंज में -5 भी नहीं आएगा। फाइनल जो आंसर आएगा भैया वो आएगा r - 1 एंड -5। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो अगर आपने फैक्टर नहीं कटा और आप सीधा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से खेल गए तो आपका आंसर गलत आएगा। तो हमेशा नोट के अंदर पहला वन ये भी लिख लें कि इफ कोई फैक्टर कटता है तो उसे काटें, इफ कोई फैक्टर कैंसल हो तो कैंसल करें। ये तो पहली बात होगी। दूसरी, अगर शुरू में कोई फैक्टर कैंसिल हो गया तो जो कैंसिल हुआ उसको बचे हुए फंक्शन में रखा, जैसे यहां पे 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई। अब मैं ये नहीं कह सकता कि y -5 रेंज में होगा, नहीं हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो कौन बताएगा। वापस उस फंक्शन में y -5 रखा और x चेक करा, यहां से x 3 आ गया, 3 आ गया तो x 3 डोमेन में नहीं है, 3 डोमेन में नहीं है तो -5 रेंज में नहीं होगा। लेकिन सपोज ये -5 यहां पे रख के करने से यहां पे सपोज x बराबर 3 या 3 के साथ x बराबर 1 आ जाता, तो चलो 3 तो डोमेन में नहीं है लेकिन 1 तो डोमेन में है, तो 1 रखने में -5 ऑब्टेन हो सकता है। इसका मतलब रेंज के अंदर -5 इंक्लूड होता तो आंसर ये होता। तो इसीलिए मैंने कहा, जैसे टोटल हमने क्या क्या करना है, सबसे पहले तो शुरू में कोई फैक्टर मान लो कैंसिल नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y बना दिया, क्वाड्रेटिक बना दिया, x में d > 0 कर दिया और लीडिंग कोफिशिएंट वाली y की वैल्यू अलग से वेरीफाई कर ली। उसके बाद अगर कोई फैक्टर करता है तो उसको शुरू में काट दो, और ये तो लीनियर अपॉन लीनियर बचा ही नहीं, और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वगैरह वाला केस, तो बात ही खत्म हो गई। चाहे बचे या ना बचे, लेकिन जो फैक्टर कटता है शुरू में उस फैक्टर की जो वैल्यू है x बराबर फलाना रखने पे बचे हुए फंक्शन में उसको रखो, वहां से एक y आएगा। अब वो y को वापस इस फंक्शन के बराबर करके देखो और चेक करो x क्या आ रहा है। अगर x ऐसी कोई वैल्यू आ रही है जो डोमेन में नहीं है, फिर तो बात ही खत्म, वो y आ नहीं सकता रेंज में, तो उसको हटाना पड़ेगा। मान लो x -5 रखने से यहां से x 1 0 या कुछ ऐसा x भी आ जाता जो डोमेन में होता, इसका मतलब y -5 रेंज में इंक्लूड होता, इसलिए फिर उसको यहां पे हमें घटाना नहीं पड़ता, इसमें हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट तो पूछ लेना। तो 1-2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलो बाकी बातें करते हैं। ओके, थैंक यू।